A dream to bring India to the Olympics and our shared dream to bring the Olympics to India. लेकिन क्यों इंडियन गवर्नमेंट पिछले कुछ टाइम से 2036 ओलंपिक्स के लिए बिड कर रही है। करंटली एक इंडियन डेलीगेशन भी पेरिस में है, वहां के अरेंजमेंट को स्टडी कर रहा है। इनफैक्ट अहमदाबाद को इसके लिए होस्ट सिटी ऑलरेडी चुन लिया गया है। हमें ये अज्यूम कर लेना चाहिए कि 2036 ओलंपिक भारत में ही होने वाला है, और मैं इतना श्योर इसलिए हूँ क्योंकि कोई और कंट्री ओलंपिक होस्ट करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अगर हम पिछले 20 साल में देखें तो 2004 में एथेंस में ओलंपिक हुए थे, जिसके लिए 11 कंट्रीज ने बिड किया था, लेकिन उसके बाद बिडर्स कम होते चले गए। 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसके लिए सिर्फ 3 कंट्रीज बिड कर रही थी, और अभी जो पेरिस में ओलंपिक हुए हैं इसके लिए सिर्फ 2 कंट्रीज ने बिड किया था, पहली फ्रांस और दूसरी यूएसए। ओलंपिक्स कमेटी को लग रहा था कि शायद 2028 ओलंपिक्स के लिए कोई बिड ही ना करे, इसीलिए जब यूएसए 2024 की बिड हार गया तो ओलंपिक कमेटी ने उसी टाइम उन्हें 28 ओलंपिक्स के लिए होस्ट बना दिया। लेकिन ऐसा क्या रीजन है कि एक इतना बड़ा इवेंट जिसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कवरेज और लाइमलाइट मिलती है, उसे होस्ट करने के लिए कंट्रीज में कंपटीशन बढ़ने की जगह कम होता जा रहा है? और जब बाकी कंट्रीज इंटरेस्टेड नहीं है तो भारत इतने एक्साइटमेंट में आगे इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? A nation in its journey through time reaches a tipping point, a point when it changes the course of its history. India has arrived. इंडिया हैज अराइव्ड। बेसिकली गवर्नमेंट ओलंपिक्स इसलिए होस्ट करना चाह रही है क्योंकि उन्हें भारत की बढ़ती ग्लोबल इंपॉर्टेंस और पावर को फ्लेक्स करना है, जैसे चाइना ने 2008 में किया था और ब्राजील ने 2016 में। कुछ ओपिनियन ये भी है कि ओलंपिक होस्ट करने से भारत में स्पोर्ट्स को काफी बूस्ट मिलेगा, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकती है। मेरे हिसाब से भारत में फिलहाल ओलंपिक्स होस्ट करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली है, क्योंकि जितनी एक्सपेक्टेशन लोग लगा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए डिटेल में समझाता हूँ। The government of India is considering a bid for the 2036 Olympic Games. Prime Minister said that India will bid for the 2036 Olympics. भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। ओलंपिक्स हमेशा से सिटीज के लिए एक बड़े ग्रैंड इवेंट रहे। ओलंपिक्स का कनेक्शन एंशिएंट ग्रीस से है। ओलंपिया नाम की एक सिटी में इसे ग्रीक गॉड जियस के ऑनर में होस्ट किया जाता था। सबसे पहले एंशिएंट ओलंपिक 776 बीसी में कराए गए थे। अगर आपने ग्लैडिएटर मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि एंशिएंट ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन जो थी वो कॉम्बैट स्पोर्ट देखने का वहां पर एक ट्रेडिशन था। मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत इसी तरह से होती है 1896 में। इन्हें ग्रीस के एथेंस में ही होस्ट किया गया था। इसमें 14 कंट्रीज के 241 एथलीट्स ने 43 अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, और ये ओलंपिक्स बहुत सक्सेसफुल रहे थे। लेकिन जितना सक्सेसफुल फर्स्ट ओलंपिक हुआ उतने सक्सेसफुल बाद के कुछ ओलंपिक नहीं हो पाए। 1900 का पेरिस ओलंपिक और 1904 का सेंट लुई ओलंपिक काफी ठंडे रहे थे। 1904 के ओलंपिक में सिर्फ 650 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 580 एथलीट्स अकेले अमेरिका से आए थे जहां पे ये इवेंट हो रहे थे। एक्चुअली उस टाइम पर सिविलियन एयर ट्रैवल नहीं होता था, और अमेरिका पहुंचने के लिए ये पूरे इतने बड़े ओशन को क्रॉस करके जाना पड़ता था, इसीलिए बहुत सारे देशों की टीम वहां पे पहुंच ही नहीं पाई थी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी को पता था कि ये गेम काफी डिजास्टरस रहे, इसीलिए उन्होंने 1906 में ओलंपिक्स की 10वीं एनिवर्सरी पर एथेंस में एक इंटरिम ओलंपिक करवाने का आइडिया प्रपोज किया, जिसे कि ग्रीस गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर दिया। इस ओलंपिक में 20 कंट्रीज से 900 एथलीट्स आए और इन्हें देखने के लिए क्राउड भी काफी ज्यादा आया था, और ऐसा कहा जाता है कि इसी इंटरिम ओलंपिक ने कहीं ना कहीं ओलंपिक को बंद होने से बचा लिया। इसके बाद 1924 के पेरिस ओलंपिक काफी गेम चेंजर रहे थे। वैसे ये ओरिजिनली एम्स्टरडैम में होने वाले थे, क्योंकि आईओसी को पता था कि पिछली बार जब पेरिस में ओलंपिक हुए थे तो बड़ा डिजास्टरस रहे थे, लेकिन इस बार पेरिस के ओलंपिक्स ने सबको सरप्राइज कर दिया। पहली बार ओलंपिक के लिए इन्होंने स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जैसे कि ओलंपिक विलेज, स्विमिंग पूल और बाकी सारी चीजें। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक से ही गेम की लाइव ब्रॉडकास्टिंग शुरू की गई, जिसे कवर करने के लिए 1000 से ज्यादा जर्नलिस्ट वहां पर आए थे। इन गेम्स में 3000 से ज्यादा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था और 6 लाख से भी ज्यादा स्पेक्टेटर्स ने ये गेम को देखा था। इस ओलंपिक की सक्सेस को देखते हुए आईओसी की पावर और तेजी से बढ़ती चली गई। समर और विंटर ओलंपिक भी अलग अलग होने लगे, क्योंकि कई सारे जो विंटर गेम्स थे वो समर में नहीं खेले जा सकते थे। ओवर द ईयर्स ओलंपिक की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि ग्रेट डिप्रेशन के पीरियड में भी 1 मिलियन से ज्यादा लोग 1932 में हुए लॉस एंजलिस ओलंपिक को देखने गए थे, और उस टाइम पर आईओसी को टोटल $1 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था, जबकि ये उस टाइम के शॉर्टेस्ट ओलंपिक थे जो सिर्फ 16 दिन तक चले थे। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने से पहले म्यूनिक ओलंपिक भी बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इसमें हिटलर अपनी कंट्री को पूरी दुनिया के आगे प्रोजेक्ट करना चाहता था। इसके बाद 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक भी बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये सक्सेसफुल तो रहे थे, लेकिन इस टाइम पीरियड में कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो चुकी थी। अमेरिकन और
सोवियत के बीच स्पेस रेस शुरू होने से पहले ही एक मेडल रेस शुरू हो गई थी। इस ओलंपिक में दोनों कंट्रीज के बीच काफी फ्यूरियस कंपटीशन देखने को मिला था। इस टाइम तक ओलंपिक डेवलप्ड कंट्रीज के लिए अपनी मसल फ्लेक्स करने का एक तरीका बन चुका था। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में जर्मनी ने एक स्टेडियम बनाने के लिए $650 मिलियन खर्च कर डाले थे। इन गेम्स के लिए कुछ ऐसी बिल्डिंग्स की डिजाइन की गई थी जो आज भी आर्किटेक्चरल मार्वल कही जाती है। लेकिन फिर भी म्यूनिख ओलंपिक इस चीज की वजह से नहीं जाने जाते, वो जाने जाते हैं ब्लैक सितंबर के लिए। म्यूनिख ओलंपिक शुरू होने के 10 दिन बाद 8 पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स ने इजराइल की टीम पर अटैक कर दिया था, जिसमें 2 एथलीट्स की जान गई थी और 9 लोगों को इन्होंने हॉस्टेज बना लिया था। The terror group Black September held 11 members of the Israeli team hostage in their own rooms and shot 2 of them. The assailants' principal demand: the release of more than 200 Palestinians, most of whom were imprisoned in Israel. Negotiations with the German government led nowhere. ये सिर्फ ओलंपिक के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री का एक ब्लैक डे कहा जाता है। इसी इंसिडेंट के बाद इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने एक रैथ ऑफ गॉड ऑपरेशन चलाया था, जिस पे कभी किसी और वीडियो में बात हो सकती है। म्यूनिख नाम से एक हॉलीवुड मूवी भी इसी इंसिडेंट पर आई थी। जर्मन पुलिस ने उस टाइम पर एक फेल्ड रेस्क्यू अटेम्प्ट किया, लेकिन इसमें से 5 मिलिटेंट्स के अलावा सारे के सारे हॉस्टेजेस मारे जा चुके थे। लेकिन द गेम मस्ट गो ऑन। The games must go on. ये फेमस स्पीच आईओसी के प्रेसिडेंट ने दी थी और इजराइल के साथ बाकी सारी कंट्रीज ने भी डिसाइड किया था कि ओलंपिक्स कंटिन्यू होने चाहिए। लेकिन इस इंसिडेंट ने ओलंपिक को लेकर सरकारों के अंदर एक परसेप्शन सा बदल दिया। म्यूनिख ओलंपिक से जस्ट पहले मैक्सिको में ओलंपिक हुए थे और वहां पर भी काफी वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था और इन दोनों ही इंसिडेंट के बाद ओलंपिक्स पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। अब कंट्रीज इसे एक पॉलिटिकली रिस्की इवेंट समझने लगी थी। 1977 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में काफी करप्शन स्कैंडल भी सामने आए थे। कनाडा को इन ओलंपिक्स के लिए अपने ओरिजिनल बजट से 13 गुना ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े थे। ओरिजिनली इनका बजट $124 मिलियन का था, जो बढ़ते बढ़ते $1.5 बिलियन पे पहुंच गया था। क्यूबेक प्रोविंस, जहां पर ये ओलंपिक करवाए गए थे, उसे 30 साल लग गए इस डेट से रिकवर होने में और इसीलिए कंट्रीज को अब ओलंपिक होस्ट करना काफी महंगा सौदा लगने लगा था। इसका इंपैक्ट ये हुआ कि 1984 तक हालत ये हो गई थी कि ओलंपिक्स कोई भी कंट्री होस्ट ही नहीं करना चाह रही थी। लास्ट में यूएस की सिटी लॉस एंजलिस फाइनली आगे आई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। वो इन ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए कोई भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करने वाले थे और ना ही इनमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने वाली थी। इसीलिए इन ओलंपिक्स में लॉस एंजलिस में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेडियम थे और जो ग्राउंड थे, उन्हीं पे सारे गेम खेले गए। एथलीट्स को रुकने के लिए भी कोई अलग से ओलंपिक विलेज नहीं बनाया गया, बल्कि कॉलेज और हॉस्टल के जो डॉर्म रूम थे वही प्रोवाइड किए गए और बाकी सारा पैसा स्पॉन्सरशिप से आ रहा था। सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, ये सब कुछ वहां पर प्राइवेट थी। इसीलिए ये वाले ओलंपिक बड़े सक्सेसफुल होते हैं और प्रॉफिटेबल भी रहते हैं। इनफैक्ट लॉस एंजलिस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को $150 मिलियन का प्रॉफिट होता है। अब आइडियली तो ये मॉडल बाकी कंट्रीज में रेप्लिकेट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसकी सक्सेस को देखते हुए बाकी कंट्रीज अब दोबारा से ओलंपिक्स में इंटरेस्ट दिखाने लगी थी। 1988 के सियोल ओलंपिक में भी ऑर्गेनाइजर्स को $288 मिलियन का प्रॉफिट होता है। इसलिए एक बार फिर से इन गेम्स के लिए लॉबिंग शुरू हो जाती है। 2000 वाले गेम के लिए 8 कंट्रीज बिड करती हैं और 2004 वाले गेम के लिए 11 कंट्रीज बिडिंग पर उतर आती हैं। अब एक बार फिर से जो लेवरेज था वो आईओसी के पास चला जाता है। आईओसी उसी कंट्री को चुनना चाहती है जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव और एम्बिशियस प्लान सबमिट करता है। 1992 के बाद से आईओसी कई सारे नए स्पोर्ट्स को भी ऐड करते चली गई और उनकी होस्ट कंट्री से जो डिमांड थी वो भी बढ़ती चली गई। अब कंट्रीज को बहुत ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए खर्च करना पड़ रहा था। ये चार्ट देखो, स्पेन ने 1992 ओलंपिक्स में $11 बिलियन खर्च करे थे, जो उनके ओरिजिनल बजट से 266% ज्यादा था। इनफैक्ट इसके बाद के सारे ओलंपिक में जो बजट है वो ओवररन हुए हैं और ये सारी तो सिर्फ ऑपरेशनल और कंस्ट्रक्शन वाली कॉस्ट है। इसमें होस्ट सिटी के जो ओवरऑल ब्यूटिफिकेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्चा होता है, वो सब तो इंक्लूडेड ही नहीं है। 2000 के ओलंपिक के लिए सिडनी ने 18 नए वेन्यूज और एथलीट्स के लिए हाउसिंग बिल्ड करी थी। 2004 के ओलंपिक के लिए एथेंस ने 22 नए वेन्यू बनाए थे। एथेंस की जो कॉस्ट थी वो भी 49% से ओवररन कर गई थी। कई लोग ये मानते हैं कि इतने कॉस्टली ओलंपिक की वजह से ही ग्रीस में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस ट्रिगर हो गई थी, जिसकी वजह से ग्रीस में बाद में रिसेशन तक आ गया था। कोई भी सिटी जब ओलंपिक्स के लिए चुनी जाती है तो उसे वेन्यू से लेकर अकोमोडेशन, सिटी की ब्यूटिफिकेशन, सिक्योरिटी, हर एक चीज के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इनफैक्ट ओलंपिक्स की बिडिंग करने के लिए भी जो कंसल्टेंट हायर होते हैं, सिर्फ उसी में ही बहुत मोटा खर्चा हो जाता है। टोक्यो ने 2016 के ओलंपिक्स के लिए बिडिंग करी थी और इस बिडिंग में ही उनके $150 मिलियन खर्च हो गए और इस गेम की बिडिंग में टोक्यो जीत भी नहीं पाया। होस्ट सिटीज जनरली इतना खर्चा इसलिए कर देती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म में उनकी टीम के काम आएगा। इनफैक्ट होस्ट सिटीज का आधे से ज्यादा
जो बजट है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, रेलवे और एयरपोर्ट बनाने में चला जाता है। इन्हें उम्मीद होती है कि ओलंपिक से जो लाइमलाइट मिलेगी उससे वो कंट्री में टूरिज्म बढ़ा पाएंगे। आईओसी ने खुद अपनी वेबसाइट पर ओलंपिक होस्ट करने के लिए जो बेनिफिट बताए हैं उसमें सारी चीजें लिस्ट करी हुई हैं, लेकिन एक्चुअल रिसर्च कुछ और ही सजेस्ट करती है। चाइना ने 2008 के ओलंपिक के लिए $450 मिलियन खर्च करे थे। 90,000 सीटर्स का एक स्टेडियम बनाया था जिसे बर्ड नेस्ट बोला जाता है। इनका सोचना था कि बाद में शायद जो उनकी लोकल फुटबॉल टीम है वो यहाँ पे खेला करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा उन्हें अब हर साल इस स्टेडियम को सिर्फ मेंटेन करने के लिए $10 मिलियन खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसे ही सिडनी के ओलंपिक्स ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए हर साल $30 मिलियन की जरूरत पड़ती है, जो कि वहां के टैक्स पेयर के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन बन चुका है। इसीलिए इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं इसे व्हाइट एलिफेंट कहा जाता है, और ऐसे व्हाइट एलिफेंट हर होस्ट सिटी में छूट चुके हैं। ब्राजील ने 2016 ओलंपिक के लिए तकरीबन 27 नए वेन्यूज बनाए थे, जिसमें से 12 तो एक भी बार ओलंपिक के बाद यूज नहीं हुए। चाइना ने टोटल $40 बिलियन खर्च करे थे, लेकिन उनका रेवेन्यू सिर्फ $3.6 बिलियन का था। और जिस चीज से होस्ट कंट्री सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, यानी टेलीविजन के जो राइट्स होते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा आईओसी अपने पास रख लेता है। यानी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ओलंपिक होस्ट करना काफी बड़ा घाटे का सौदा है। और हमारे यहाँ भी 2010 में आपने देखा होगा कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। इन गेम में बहुत जम के करप्शन हुआ था। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने एक स्विस फर्म को 141 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, जो ओरिजिनल से 3 गुना ज्यादा था। उस टाइम पर एक टॉप की जो ट्रेडमिल थी 7 लाख रुपए की आती थी, और इन्होंने 9 लाख रुपए की ट्रेडमिल हायर करी थी। और ये तो कुछ भी नहीं है। टिश्यू पेपर आप देख लो, एक छोटा सा पैकेट कितने का आता है? 70-80 रुपए का। कैग की रिपोर्ट में पता चलता है कि एक टिश्यू पेपर की बिलिंग में इन्होंने 1600 रुपए की बिलिंग करी थी। फर्स्ट एड की किट जो बढ़िया से बढ़िया आज भी आपको 1000 रुपए में मिल जाती है, लेकिन इतने सालों पहले ये 5 से 6 हजार रुपए में खरीद रहे थे। इन गेम्स का टोटल बजट 296 करोड़ होना था, लेकिन एक्चुअल में 28,000 करोड़ खर्च होते हैं इसमें, यानी ओरिजिनल बजट से ऑलमोस्ट 100 गुना ज्यादा खर्चा किया था हमने। इसके बावजूद भी इंटरनेशनल मीडिया में इसको बहुत तारीफें नहीं मिली थी। उल्टा कई सारी कंट्रीज ने गंदगी की कंप्लेंट करी थी। गेम से कुछ दिन पहले जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जहां पे ओपनिंग सेरेमनी होनी थी, उसके बाहर का एक फुट ओवरब्रिज टूट के गिर गया था। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक हमारा रहा है, और हमने तो सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम होस्ट किए थे। होस्ट कंट्रीज की जो गवर्नमेंट होती है वो यूजुअली क्लेम करती है कि ओलंपिक होस्ट करने से उनके यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बहुत तेजी से बूम कर जाएगी। लेकिन कुछ ओलंपिक के बाद जो स्टडी निकाली गई है उससे पता चलता है कि ये बूस्ट बड़ा टेम्परेरी सा होता है। जॉब्स भी जितनी क्रिएट होती हैं वो टेम्परेरी नेचर की होती है। टूरिज्म पर भी बड़ा नॉमिनल सा असर पड़ता है। जैसे बार्सिलोना के ओलंपिक के बाद वो यूरोप की 6th मोस्ट विजिटेड सिटी बन गई थी, लेकिन सिडनी और वैंकूवर में आप देखो बड़ा नॉमिनल सा इंक्रीज हुआ था। इनफैक्ट लंदन और बीजिंग में तो ओलंपिक के बाद यहाँ पर टूरिज्म कम हो गया था। जब ओलंपिक चल रहे होते हैं तो अगर कोई बड़ी सिटी में होते हैं तो वहां पे लोग जाना अवॉइड करते हैं, सोचते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी का रिस्क है, क्राउडिंग होगी, चीजें महंगी हो जाएंगी, तो बाद में जाएंगे। और कई बार इसी वजह से टूरिज्म यहाँ पर कम हो जाता है। तो बेसिकली ओलंपिक होस्ट करने को लेकर जो बड़े बड़े क्लेम आईओसी अपनी वेबसाइट पे लिख के दिखाता है, ये पूरी तरह से फर्जी क्लेम्स हैं। और इसीलिए 2024 ओलंपिक के लिए सिर्फ पेरिस और लॉस एंजलिस ने ही बिड किया था। वैसे बोस्टन और बुडापेस्ट ने भी बिड किया था, लेकिन वहां की पब्लिक और पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा कि इन्हें बिड अपनी वापस लेनी पड़ी। बुडापेस्ट में तो 2.5 लाख लोगों ने ओलंपिक बिड के अगेंस्ट पिटीशन साइन कर दी थी। और बोस्टन के भी मेयर ने साफ साफ कह दिया था कि मैं अपनी सिटी के फ्यूचर को गिरवी नहीं रख सकता हूं। आईओसी को पता था कि शायद 2028 में कोई भी बिड करने नहीं आएगा, इसीलिए 2024 का होस्ट उन्होंने पेरिस को बनाया, और उसी टाइम पे 2028 का होस्ट उन्होंने लॉस एंजलिस को बना दिया। 2021 में 2032 के ओलंपिक के लिए बिडिंग की गई थी, लेकिन प्राइवेटली की गई थी ताकि ज्यादा पब्लिक आउटरीच ना हो सके और सिटीज में ज्यादा फियर्स कंपटीशन ना हो। 2032 का जो ओलंपिक है वो ब्रिस्बेन में होने वाला है, लेकिन आईओसी ने इस बार कुछ चेंज करा है। शायद वो लॉस एंजलिस वाले एक्सपेरिमेंट से सीख गए, जैसे होस्ट सिटी जितना एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है अब बस वही यूज कर सकती है, या फिर जो भी बिल्ड करेगी वो टेम्परेरी वेन्यू बिल्ड कर सकती है, जिससे कि कॉस्ट जो है वो ज्यादा नहीं आएगी, जैसे 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में किया गया था। इस बार आईओसी ने पार्टनरिंग भी अलाउ करी है, यानी 2-3 सिटीज मिलकर भी इसको होस्ट कर सकती है। और कई सारे लोग अब ये भी सजेस्ट करते हैं कि ओलंपिक के लिए कुछ फिक्स वेन्यूज रखने चाहिए, जिससे कि वहीं पे बार बार करवाया जाए, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में पैसा खर्च होता है या जो एनवायरनमेंट को नुकसान होता है वो ना झेलना पड़े। मेरे ओपिनियन में अगर देखा जाए तो भारत अभी इस तरह के एक्सपेंस के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, इसीलिए हमें 2036 के लिए बिड नहीं करना चाहिए। हमारे पास अपनी स्ट्रेंथ शो करने के लिए अपना स्पेस प्रोग्राम है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। हम जितना पैसा एक गेम होस्ट करने में लगाएंगे, अगर उसका एक फ्रैक्शन भी भारत के स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में लगा दिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। भैया मेडल जीत पाएंगे, भारत में स्पोर्ट कल्चर डेवलप हो जाएगा। अगर इतने ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो बेसिक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा के पहले उसको ठीक कर लिया जाए, ये भी किसी अचीवमेंट से कम नहीं होगा। वरना क्या फायदा, पता चला ओलंपिक होस्ट करा, सड़कों पे पानी भर गया और स्विमिंग कंपटीशन में जो प्लेयर्स आए वो स्विम कर करके वेन्यू तक पहुंचना पड़ रहा है उनको। पैसे तो बर्बाद होंगे ही और इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती हो जाएगी, वो अलग। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट में लिख देना। जय हिंद, वंदे मातरम।